जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, एक कर्मचारी लीडर है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। इन्होंने एक मैसेज जारी करा है आप सभी के लिए। इन्होंने एक मीटिंग करी है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से। कुछ डिमांड्स रखी हैं पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए। अब कौन सी डिमांड रखी है इसकी आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों इसी पर एक और जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को मिला अंतरिम राहत। 60% डीएडीआर मर्ज, वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी 60% डीएडीआर को मर्ज करने की, वो भी 8वें वेतन आयोग से पहले। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या ये खबर सही है या फिर गलत है। कुछ पेंशनर्स ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये जानकारी मुझे भेजी थी और पूछा था क्या ये खबर सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। मैं आपको बताऊंगा क्या 8वें वेतन आयोग मिलने से पहले क्या 60% डीएडीआर को मर्ज किया जाएगा या नहीं करा जाएगा, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है 8th पे कमीशन एचआरए डिमांड। जी हां दोस्तों, पे कमीशन के सामने कुछ संगठनों ने डिमांड करी है कि एचआरए को बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। एचआरए अभी दिया जाता है एक्स वाई जेड सिटी के आधार पे 10%, 20%, 30%। तो इसको बढ़ाकर 8 सीपीसी में ज्यादा दिया जाए एम्प्लॉय को। साथ ही साथ डिमांड करी है कि जो एचआरए एम्प्लॉय को दिया जाता है उसका फायदा पेंशनर्स को भी दिया जाए। यानी एचआरए का फायदा, हाउस रेंट अलाउंस का फायदा पेंशनर्स के लिए भी एक्सटेंड करा जाए, उनको भी दिया जाए रिटायरमेंट के टाइम। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त प्रपोजल रखा है वेतन आयोग के सामने। साथ ही साथ दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। कोलकाता में जो पे कमीशन आया था, अब उन्होंने कौन से सुझाव लिए कर्मचारियों से, पेंशनर्स से, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। एचआरए पर एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दूंगा कि आगे चलकर क्या पता पेंशनर्स को भी एचआरए का फायदा मिल जाए। क्या है प्रपोजल, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, नौसेना की समकक्ष डिग्री से नहीं मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, अगर नौसेना की इक्विवेलेंट डिग्री आप दिखाते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। भर्ती विज्ञापन की शर्तें सर्वोपरि, हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला है कि जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है भर्ती का, जो एडवर्टाइजमेंट है भर्ती का, वो ही सर्वोपरि है, वो ही मान्य है। नौसेना की इक्विवेलेंट डिग्री से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक फैसला है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा हाई कोर्ट का। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जिस पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। देखने में आया कि पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे सिर्फ 30% हैं और 69% पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों कर्मचारी लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने एक मैसेज जारी करा है। 12 मिनट पहले का ही दोस्तों ये मैसेज है, जब से मैंने ये मैसेज लिया है। क्या लिखा है इसमें? अपना काम है प्रयास करते रहना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन लगे रहो तो एक दिन जरूर मिलती है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी से इन्होंने मुलाकात करी थी। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल यहां पर है, कुछ सदस्य यहां पे इनके खड़े हैं और ये हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। अब दोस्तों डिमांड क्या रखी गई कि 50% डीएडीआर को या फिर 60% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन में 8 सीपीसी मिलने से पहले। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं 8 सीपीसी कहीं ना कहीं देरी से लागू हो सकता है। तो दोस्तों पेंडिंग 8 पे कमीशन से बचने के लिए, ज्यादा देरी ना हो उससे बचने के लिए सबसे पहले डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में। यह डिमांड रखी है।
अब दोस्तों जैसा आपको पता है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने पहले ही संसद में बयान दे दिया कि अभी फिलहाल कोई विचार विचाराधीन नहीं है डीएडीआर को मर्ज करने का। अभी ऐसा कोई विचार है नहीं। इसकी जानकारी मैंने आपको कल या फिर परसों वाले वीडियो में दे दी थी, जिसमें वित्त मंत्रालय ने खुद ही कह दिया था कि डीएडीआर को फिलहाल मर्ज करने की ऐसी कोई संभावना नहीं है अभी। अब दोस्तों इसी पर एक और जानकारी आई। 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को मिला अंतरिम राहत, 60% डीएडीआर मर्ज। वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। लगातार कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज किया जाए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। इस संबंध में वित्त मंत्रालय का एक बड़ा फैसला आया है। 60% डीएडीआर को मर्ज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने फाइनल फैसला सुना भी दिया, जिन्होंने ये खबर दी है कि 60% डीएडीआर को मर्ज करने का फैसला ले लिया वित्त मंत्रालय ने। फिर क्या लिखा है, 60% डीएडीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। यह लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर मजबूत होगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले बड़ी राहत, महंगाई से निपटने में मिलेगी आर्थिक मजबूती। 60% डीएडीआर मर्ज होगा बेसिक सैलरी में। मिनिमम सैलरी 69,000, यह डिमांड है कि 8 सीपीसी में हो। वार्षिक इंक्रीमेंट 6% का दिया जाए। पुरानी पेंशन की बहाली हो। और भी कुछ मांगे हैं, जैसे महंगाई भत्ता को बेसिक पे मर्ज कर देना, ड्रेस अलाउंस में वृद्धि करी जाए, प्रमोशन की प्रक्रिया सरल हो, ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार हो। यानी इसके अलावा कुछ और भी डिमांड्स करी हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो शुरू में लिखा है कि 60% डीएडीआर को मर्ज कर दिया वित्त मंत्रालय ने, यह दोस्तों गलत खबर है। जी हां दोस्तों, अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको कल या फिर परसों वाले वीडियो में दी है। मैंने आपको साफ बता दिया है कि अभी सरकार या फिर वेतन आयोग 50% डीएडीआर को या फिर 60% डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी। 60% डीएडीआर मर्ज होगा जब 8th पे कमीशन आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, और वो भी मर्ज किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीएडीआर 60% को लिया जाएगा, उसको मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 8th पे कमीशन का। और वो भी अगर वेतन आयोग 7 सीपीसी के फॉर्मूले को एडॉप्ट करता है। जी हां दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग कोई फॉर्मूले में बदली नहीं करता, अगर कोई तब्दीली नहीं करता, 7 सीपीसी का फॉर्मूला ही एडॉप्ट करता है, तो फिर 60% डीएडीआर को लिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, तब मर्ज किया जाएगा। यह है दोस्तों बिल्कुल सही खबर। लेकिन यह खबर गलत है, जिसमें बताया जा रहा है कि 60% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाएगा बहुत पहले ही। यह खाली डिमांड रखी गई है। जी हां दोस्तों, यह खाली डिमांड रखी है कर्मचारी संगठनों ने कि 8 सीपीसी मिलने से पहले डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए, चाहे 50% को या फिर 60% को। यह खाली डिमांड पहुंचाई है। अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो यह खबर गलत है। लेकिन यह वाली खबर सही है कि डिमांड रखी है। जो कर्मचारी लीडर हैं वो मिलने गए हैं वित्त राज्य मंत्री जी से, ये मांग रखी है सिर्फ, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या होगा। अगर 8वां वेतन आयोग 7 सीपीसी की फॉर्मूले के अनुसार ही फिटमेंट फैक्टर तय करता है, तो फिर 1/1/2026 से जो आपका डीएडीआर है 60%, उसके आधार पर ही फिटमेंट फैक्टर तय होगा। 60% को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा और उस फिटमेंट फैक्टर से आपकी पेंशन, सैलरी और बेसिक पे बढ़ेगी। यह है सही खबर, यह मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अभी फिलहाल कोई डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा, चाहे वो 50% हो चाहे 60% हो। तो यह जानकारी गलत है। चलते अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं एक प्रपोजल के बारे में। 8th पे कमीशन एचआरए डिमांड। द 8th पे कमीशन कोलकाता मीटिंग एंड डेट 10 जुलाई 2026। जैसा आपको बताया, पे कमीशन ने कोलकाता में मीटिंग करी थी। पे कमीशन कोलकाता आया था, वहां पे कर्मचारियों से मिला, पेंशनर संगठन से मिला, स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करी। यह मीटिंग खत्म हो चुकी थी 10 जुलाई को। एम्प्लॉय यूनियन रिपीटेड
देयर बिगेस्ट डिमांड रेज HRA फ्रॉम द करेंट 30%, 20% एंड 10% अनचेंज सिंस जनवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका DADR जनवरी 2024 से 50% हुआ था, उसके बाद से HRA में कोई वृद्धि नहीं हुई है अभी तक। सिर्फ उसी टाइम वृद्धि करी गई थी HRA में। जी हाँ दोस्तों, जो HRA था वो बढ़ाया गया था 10% या फिर 20% और 30%। अभी भी यही है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं करा गया है। तो अब दोस्तों डिमांड करी है कि HRA को बढ़ाया जाए, वो भी 8th पे कमीशन में। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग संगठनों ने अलग अलग प्रपोजल दिए हैं HRA को बढ़ाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी डिमांड करी है। व्हाट ईच एम्प्लॉय ग्रुप वांट्स। जी हाँ दोस्तों, अब जो हर एक एम्प्लॉय संगठन है, कर्मचारी संगठन है, अब किस तरीके से उन्होंने डिमांड्स रखी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, प्रपोजल सबमिटेड टू द 8th पे कमीशन बाय एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग संगठन है, अब उन्होंने किस तरीके से HRA को बढ़ाने की डिमांड रखी है, किस तरीके से प्रपोजल भेजा है, जरा आप ये समझ लीजिए। और साथ ही साथ इसमें एक और डिमांड करी है कि HRA का फायदा पेंशनर्स के लिए भी लागू करा जाए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला संगठन है ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला संगठन है। अब इन्होंने डिमांड करी है कि HRA को यहां पे बढ़ाया जाए, यानी X सिटी के लिए 36% करा जाए, Y सिटी के लिए 24% और Z सिटी के लिए 12% करा जाए। फिर एक और संगठन है NCJCM स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। अब इन्होंने डिमांड करी है 3 स्लैब की, कि 3 स्लैब के अंतर्गत HRA को बढ़ाया जाए। 40% X सिटी के लिए, Y के लिए 35% और Z के लिए 30%। लिंक टू DA हाइक, और DA जैसे बढ़ता है तो उसके अनुसार HRA को एडजस्ट किया जाए, लिंक किया जाए DA के हाइक से। एक्सटेंडेड टू पेंशनर्स, साथ ही साथ HRA का फायदा पेंशनर्स के लिए भी एक्सटेंड करा जाए, पेंशनर्स को भी दिया जाए। जैसा आपको पता है पेंशनर्स को HRA नहीं मिलता, उनको सिर्फ बेसिक पेंशन दी जाती है और उसके साथ DR दिया जाता है उनकी पेंशन में, और फिर जोड़ा जाता है FMA का पैसा अगर पेंशनर्स लेना चाहते हैं। बस ये 3 चीजें हैं, बाकी कम्यूटेशन का पैसा वो कटता रहता है अगर वो लेते हैं तो, और कुछ नहीं मिलता पेंशन में। तो अब ये डिमांड करी है कि पेंशन के साथ साथ HRA को भी जोड़ा जाए हाउस रेंट अलाउंस को। हालांकि दोस्तों एक बार कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो दोस्तों फिर HRA का कोई रोल नहीं होता, हाउस रेंट अलाउंस का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पेंशनर्स तो फिर आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, अपना घर बना लेते हैं, तो उसमें हाउस रेंट का कोई इतना मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ये डिमांड करी है कि पेंशनर्स को भी दिया जाए फायदा HRA का। फिर दोस्तों एक और संगठन है AIDEF, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन। अब इन्होंने भी डिमांड रखी है सेम एज NCJCM। जो NCJCM ने प्रपोजल रखा है वही ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने प्रपोजल रखा है, कि जैसा उन्होंने कहा है वही होना चाहिए। 40%, 35% और 30% सिटी के हिसाब से HRA दिया जाए। फिर FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिमांड रखी है कि 40%, 35%, 30% स्लैब रेट के हिसाब से HRA बढ़ाया जाए 8 CPC में, और वो भी फिर DA से लिंक करा जाए, और पेंशनर्स को भी HRA का फायदा दिया जाए। फिर ऐसी IRTSA, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने भी डिमांड रखी है कि HRA को बढ़ाया जाए 40%, 30%, 20%, 10% फॉर डिफरेंट सिटी क्लासेस के लिए, DA से लिंक करा जाए, HRA अप 25%, HRA को 25% तक यहां पे बढ़ाया जाए 8 CPC में, जब भी DA पहुंचे 25% से ज्यादा। तो दोस्तों इस तरीके से डिमांड करी है अलग अलग संगठनों ने HRA बढ़ाने की। फिर क्या लिखा है लास्ट में, दीज आर प्रपोजल सबमिटेड बाय एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी दोस्तों ये प्रपोजल है ये सब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने, फेडरेशन ने सबमिट करे हैं वेतन आयोग को। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव एनी ऑफ देम येट। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रपोजल पे सहमति नहीं मिली है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल HRA रेट विल ओनली बी नोन वंस द 8th पे कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट टेक ए डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, जो आपका HRA है
वो फाइनल तभी माना जाएगा जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा सरकार को, और फिर सरकार उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी, तभी ये सारी चीजें फाइनल हो पाएंगी। ऐसा दोस्तों इसमें लिखा है। और दोस्तों ये अभी की खबर है 10 जुलाई 2026 की। तो दोस्तों जो कोलकाता में मीटिंग हुई थी पे कमीशन के द्वारा, उसमें यही सी सब बातें रखी गई एचआरए बढ़ाने की। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है कि किस तरीके से अलग अलग संगठनों ने एचआरए को बढ़ाने की डिमांड्स रखी है कि कितना एचआरए होना चाहिए 8 सीपीसी में। साथ ही साथ कर्मचारी के साथ साथ पेंशनर्स को भी एचआरए का फायदा देने की बात लिखी है कि पेंशनर्स को भी एचआरए का फायदा दिया जाए 8 सीपीसी में। तो ये प्रपोजल रखा है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नौसेना के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हर सरकारी नौकरी के लिए सीधे पात्र नहीं बनाता यह प्रमाण पत्र। जी हां दोस्तों, नौसेना के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है, यानी सर्टिफिकेट के आधार पर आप नौकरी नहीं पा सकते। उसके लिए जो नोटिफिकेशन है, भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखा है दोस्तों, आप यहां पे समझिए। नौसेना की समकक्ष डिग्री से नहीं मिलेगी नौकरी। भर्ती विज्ञापन की जो शर्तें हैं वही सर्वोप्रथम है, वही सर्वोपरि है। ये हाई कोर्ट ने कहा है। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें आगे, हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी की योग्यता को भारतीय नौसेना द्वारा ग्रेजुएशन के समकक्ष मान लेने मात्र से वह किसी अन्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में स्वयं पात्र नहीं हो जाता। खाली ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके लिए जो भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि भर्ती विज्ञापन में किसी विशेष विषय, न्यूनतम अंकों और अन्य शैक्षणिक योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख है तो अभ्यर्थियों को उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। जी हां दोस्तों, जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें लिखी हैं, जो क्वालिफिकेशन लिखी है, अगर वो सब चीजें अभ्यर्थी पूरा करता है, जो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, अगर वो पूरा है, सब कुछ उसमें फुलफिल है, तब दोस्तों वो जॉब के लिए मान्य है। अदालत ने इसी आधार पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में अपर डिवीजन क्लर्क पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले पूर्व नौसेना कर्मी जयकरण की याचिका खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ऐसी एक पूर्व सैनिक थे नौसेना के, उन्होंने कहीं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई किया होगा किसी दूसरे विभाग में, तो वहां पर इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जो ये सैनिक थे, ये सिर्फ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, जिस बेस पर नौकरी नहीं दी जा सकती थी, बल्कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज मांगी थी वो इन सैनिक की पूरी नहीं थी। इस वजह से कोर्ट ने भी मना कर दिया कि ये एलिजिबल नहीं है वो जॉब पाने के लिए, तो इस वजह से इनकी अपील को खारिज कर दिया। तो इन्होंने बताया है कि नौसेना की समकक्ष डिग्री से नहीं मिलेगी नौकरी, बल्कि नौकरी मिलेगी जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज मांगी है, अगर वो आप फुलफिल करते हैं, वो पूरी करते हैं, तब आप जॉब लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये उन्होंने जानकारी दी है। ये हर एक पे लागू होगा, चाहे वो आर्मी का कोई जवान हो, नेवी का हो, या फिर एयरफोर्स का हो, जो कहीं दूसरी जगह जॉब लेना चाहता हो। तो खाली सर्टिफिकेट दिखाने से आपको वो जॉब नहीं मिलती। कुछ और भी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। फिर भी कोई चीज पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको अक्सर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।